किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दवा छिड़काव से क्षतिग्रस्त हुई सोयाबीन की फसल का मौके पर किया निरीक्षण। कृषि मंत्री ने किसानों को हर संभव मदद और संबंधित दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना। योजना के तहत युवाओं और किसानों को देसी नस्ल की गिर, साहिवाल, थार पारकर नस्ल की गायों की डेयरी खोलने के लिए दिया जाएगा अनुदान। पहाड़ों से मैदानों तक मानसून सक्रिय। उत्तर प्रदेश में 21 से 23 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की संभावना। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से के करीब। जल जीवन मिशन के पूरे हुए 6 साल। लक्ष्य है हर ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ जल। 6 साल बाद ये संकल्प बन गया है। जल क्रांति दुनिया के लिए बन चुका है एक मिसाल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अल्प प्रवास के दौरान विदिशा विकास खंड के ग्राम चीरखेड़ा में पहुंचकर किसानों से संवाद कर खरीफ फसलों की जानकारी प्राप्त की। और इस दौरान गांव वालों ने सोयाबीन की अफलन और असर विहीन दवाओं की शिकायत की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस दौरान चीरखेड़ा गांव के किसान भगवान सिंह लोधी के खेत पहुंचकर दवा छिड़काव से क्षतिग्रस्त हुई सोयाबीन की फसल का मौके पर निरीक्षण किया। स्थानीय किसान बंधुओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री को फसलों पर कीटनाशक दवा छिड़काव के उपरांत निर्मित स्थितियों की विस्तृत जानकारी दी और इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल गठित किया गया है जो प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगा। कृषि मंत्री ने किसानों को हर संभव मदद और दोषी पाए जाने पर संबंधित दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुझे शिकायत मिली थी कि नीदानाशक, खरपतवार नाशक दवाई डालने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल जल के खाक हो गई, खराब हो गई है। मैंने तय किया कि मैं खुद खेत का निरीक्षण करूंगा और यह सैकड़ों किसानों के बीच और कृषि विभाग के अमले के बीच आज खेत का निरीक्षण किया। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जल गई। खेत में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़ा है। किसी एचपीएम कंपनी की दवाई डालने के कारण ये हुआ है और ये शिकायत एक खेत की नहीं है, कई किसानों ने मुझे की है। एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा और जिस कंपनी ने ऐसी दवाई दी किसानों को जिससे किसान तबाह हो गए, विधि सम्मत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल आएगा, जांच करेगा और किसानों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा और एक अभियान शुरू होगा पूरे देश में ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो घटिया, नकली और खतरनाक दवाइयां देते हैं और किसानों को लूटते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों को आपदा प्रभावित किसानों की मदद के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्यों को आश्वासन दिया है कि केंद्र की ओर से
नुकसान भरपाई के लिए सहायता की जाएगी। दैवीय आपदाओं के चलते राज्यों में किसानों को बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने सेब समेत अन्य फलों और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है और ऐसे पीड़ित किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र की ओर से सहायता राशि जारी की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राज्यों को किसानों की मदद के निर्देश दिए हैं और बता दें कि बीते सप्ताह ही केंद्र ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के एवज में 3,900 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत से प्याज आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी है। 5.5 महीने के अंतराल के बाद बांग्लादेशी आयातकों को ये अनुमति दी गई है। रविवार दोपहर तक दिनाजपुर के हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से 150 टन प्याज की पहली खेप भारत से बांग्लादेश पहुंच चुकी है और इसी के साथ ही चेपन बाबगंज के सोन मस्जिद भूमि बंदरगाह और हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से भी प्याज भेजने का सिलसिला जारी है। भारतीय प्याज की मांग में कमी के कारण आयातकों ने भारत से आयात बंद कर दिया था, जो अब एक बार फिर से घरेलू बाजारों में मांग बढ़ने के कारण शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया गया है और जिसके तहत पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसमें मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना भी एक में से है। और मिनी नंदनी योजना के तहत लाभार्थी युवाओं और किसानों को देसी नस्ल की गायों जैसे कि गिर, साहिवाल, थार पारकर नस्ल की गायों की डेयरी खोलने के लिए अनुदान दिया जाएगा और इसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ 23 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को देसी गायों की डेयरी खोलने पर 11,80,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। विभाग द्वारा डेयरी इकाई लागत 23,60,000 रुपए निर्धारित की गई है और इसमें लाभार्थी किसानों को 50% अधिकतम 11.80 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थी किसानों को अनुदान की राशि 2 किस्तों में जारी की जाएगी, जबकि कुल 15% धनराशि लाभार्थी किसानों को खुद ही लगानी होगी और शेष 35% की धनराशि किसान बैंक से लोन लेकर प्राप्त कर सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड, गाय व भैंस पालन का अनुभव होना चाहिए और इसके अलावा किसान के पास डेयरी की स्थापना के लिए 8,712 वर्ग फुट भूमि होना अनिवार्य है। जल जीवन मिशन को 6 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। लक्ष्य था हर ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ जल सुनिश्चित करना। 6 साल बाद ये संकल्प एक जल क्रांति में बदल गया है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। जल जीवन मिशन के 6 वर्ष जल क्रांति की मिसाल हैं, जिसमें सुदूर ग्रामीण घरों तक नल से साफ जल पहुंचा है। 15 अगस्त 2019 को मिशन शुरू किया गया था। तब केवल 3.23 करोड़ यानी कि 17% ग्रामीण परिवारों के पास नल से पानी नसीब था। आज यह आंकड़ा बढ़कर 15.68 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है। 81% कवरेज यानी लगभग 5 गुना वृद्धि। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% हर घर जल का दर्जा हासिल कर लिया है। 191 जिलों और 2.36 लाख गांवों ने 100% कवरेज हासिल कर ली है। नल का पानी अब 9.23 लाख यानी कि 89.62% स्कूलों और 9.66 लाख यानी कि 85.6% आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध है। 6 सालों में हमने 81% घर जो हैं रूरल एरिया के सब में कनेक्शन दे चुके हैं। ये 81% का अगर नंबर देखा जाए तो 15 करोड़ 68 लाख घर हैं जिनमें कि जल जीवन मिशन के तहत
पानी का कनेक्शन दिया गया है। और ये नंबर इतना बड़ा है जो कि दुनिया में अगर कहीं देखें तो इससे बड़ी उपलब्धि 6 साल के अंदर में किसी राष्ट्र ने अभी तक अर्जित नहीं की है। 112 आकांक्षी जिलों में नल के पानी का कवरेज 7.77% से बढ़कर 79.33% हो गया है। 583 वाइब्रेंट विलेज में से 581 गांव पूरी तरह से संतृप्त हैं। LWE प्रभावित जिलों में 77.7 लाख घरों में से 75.81% अब कवर हो गए हैं। PVTG गांव में 100% नल कनेक्शन में संतृप्त गांवों की संख्या 18,529 में से 7,464 है। SBI रिसर्च से पता चला है कि मिशन ने लगभग 9 करोड़ महिलाओं को पानी लाने की बोझ से मुक्त कर दिया है। नल जल मित्र कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है। जल संचय अभियान जो प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में चल रहा है, उसमें सोर्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम कैसे करेंगे, कैच द रेन प्रोग्राम के तहत वर्षा का पानी हम कैसे संचय करेंगे, इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल क्रेमर के एक अध्ययन के अनुसार सुरक्षित पेयजल के साथ 100% घरेलू कवरेज प्राप्त करने से भारत में प्रतिवर्ष 1.36 लाख बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है। WHO का अनुमान है कि हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध करने से सालाना 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतों को टाला जा सकता है और जल जनित बीमारियों से बचकर 8.3 लाख करोड़ की आर्थिक बचत हो सकती है। IIM बेंगलोर और ILO के एक अध्ययन ने 2.82 करोड़ व्यक्ति वर्ष के संभावित रोजगार सृजन का अनुमान लगाया है। जल जीवन मिशन का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस स्थित त्रिवेणी सभागार में हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर मंथन के लिए एक चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई प्रतिष्ठित पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और कलाकारों ने हिमालय की आग से बचाव पर मंथन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जंगल की आग पर आधारित लघु फिल्म वन अग्नि का प्रदर्शन रहा। नई दिल्ली में हिमालय से एक हृदय विदारक पुकार, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ और जंगल की आग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संवाद और एवं परिचर्चा के दौरान ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों पर वन अग्नि के समाधान के रूप में पारिस्थितिक वैज्ञानिक दीपक वार्ष्णेय ने भविष्य की तैयारी और एक्शन प्लान प्रस्तुत किया। आग की भयावहता और उसके समाधान पर आधारित एक प्रभावशाली लघु फिल्म वन अग्नि का विशेष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर हिमालय में आग लगने की घटना के समाधान के लिए प्रयास करने होंगे। आम व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि हिमालय ही दिल्ली को ठंडी हवा देता है। हिमालय ही देश की खाद्यान्न की 45% की जो आपूर्ति है वो हिमालय के जल से होती है। ये हिमालय है, इसलिए है, ये पानी मिल रहा है, इसलिए हमारे खेत हरे भरे दिख रहे हैं। यहाँ का पर्यावरण हमको कभी ठंडी हवा आती है तो इसलिए आ रही है कि हिमालय है। इसलिए हम सब की चिंता का विषय और दुनिया के भी ध्यान हिमालय की तरफ है। तमाम संस्थाएं जिस पर काम कर रही हैं उसको करने की जरूरत है। उत्तराखंड में जंगल की आग की चुनौती से लड़ने के लिए पारिस्थितिक वैज्ञानिक दीपक वार्ष्णेय एक अनोखा सुरक्षा कवच बना रहे हैं, जो जंगल की आग को फैलने से पहले ही रोक सकेगा, साथ ही गांव के लोगों को रोजगार भी देगा। वो एक परूल पैलेट के रूप में एक नया ईंधन जो ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, बना रहे हैं। दीपक वार्ष्णेय को उनके अभूतपूर्व शोध के लिए देश की प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा वन अग्नि पुरुष की उपाधि से अलंकृत किया गया। पेरोल से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की। अल्टीमेटली फाउंड आउट कि अगर हम इससे कार्बन न्यूट्रल पैलेट्स बनाते हैं, जो कि पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ही है, तो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। हमने कार्बन न्यूट्रल पैलेट्स बनाए उससे। एक पहले पायलट स्केल पर प्लांट शुरू किया, रावत जी को मालूम है। उसके बाद में हमने एक बड़ा प्लांट लगाया 6000 टन पर एनम का।
एंड वी वर्कड आउट एंड वी इंश्योर्ड कि ये संभव है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जल पुरुष राजेंद्र सिंह, डॉक्टर भरत पाठक, प्रख्यात कथक नृत्यांगना पद्मश्री नलिनी एवं कमलिनी अस्थाना, सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पद्मश्री फयाज फासिफुद्दीन डागर, स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर रिचा सूद, शिक्षाविद डॉक्टर अर्पणा सोपोरी ने अपने विचार साझा किए। चंद्रशेखर, टीडी न्यूज। और पहाड़ों से मैदानों तक मानसून सक्रिय है और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिन तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ ही 20 से 22 अगस्त तक बिहार में, 19 से 22 अगस्त तक झारखंड में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी आगामी 7 दिन तक अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का दौर लगातार जारी रहने की संभावना है। अगले 7 दिन तक उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और आज से 20 अगस्त तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों की बात की जाए तो तटीय कर्नाटक में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं केरल और माहे में भी आने वाले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। फिलहाल नदी का जलस्तर लगभग 1,20,000 क्यूसिक है। जलस्तर में और बढ़ोतरी अतिरिक्त बारिश पर निर्भर करेगी और स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैरेज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं और इसके साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और इसके लिए सिंचाई विभाग के XEN विजय गर्ग ने कहा है कि सभी लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में बागों में नए पौधों को सहारा देने का काम करें। बागानों और सब्जियों के खेतों में फालतू पानी जमा ना होने दें। कोंकण के रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में धान, रागी, हल्दी और मूंगफली के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मध्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सतारा और पुणे जिलों में धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। धान के खेतों में सिर्फ 2 से 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाकर रखें। मराठवाड़ा के परभणी, जालना, हिंगोली, बीड़ और नांदेड़ जिलों में मूंगफली, कपास, अरहर, उड़द, मूंग और सब्जियों की खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन और कपास के खेतों में उचित नमी के संरक्षण के लिए नालियां खोलने का काम करें। साथ ही जलभराव की समस्या से बचने के लिए खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। पूर्वी विदर्भ में सब्जियों की नर्सरी और रोपी गई धान के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। बागानों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। पूर्वी विदर्भ के किसान पहले से बोई गई खरीफ की सोयाबीन, कपास और अरहर की फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें। तमिलनाडु में संभावित वर्षा का उपयोग करते हुए धान की रोपाई जारी रखें। बारिश वाले इलाकों में धान की नर्सरी में जल निकासी की व्यवस्था करें। यहां के किसान प्राप्त और अनुमानित बारिश का सही इस्तेमाल करते हुए सिंचित मक्का, मूंग, उड़द और कपास की बुवाई करें। गन्ने और केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले।
आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम बतौर प्रत्याशी सामने रखा है। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और वोट चोरी जैसे विपक्षी दलों के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के मतदाता सूची में त्रुटियों और दोहरे मतदान के आरोप पर सवाल उठाए। बिहार में चुनाव आयोग ने कल देर रात उन 65 लाख नामों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी जिन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया गया था। और दिल्ली के कई स्कूलों में आज एक बार फिर से बम की धमकी मिली है। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका को बम की धमकी के बाद एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर खाली करा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 105 प्राथमिकी स्कूलों को बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संजय सिंह को हाई कोर्ट जाने को कहा है। दादर और नागर हवेली से 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर की खुदकुशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इन आरोपियों में प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हैं। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के 2 दिन के दौरे के पहले दिन नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात की और इस अवसर पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और भारत नेपाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोही अभियान के दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में बीजापुर डीआरजी टीम का एक जवान दिनेश नाग शहीद हो गया। ब्लास्ट में घायल 3 जवानों का इलाज जारी है। मौजूदा विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के डायमंड लीग फाइनल में जगह पक्की कर ली है। फाइनल 27 और 28 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में होगा। और किसान समाचार में आखिर में नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस पर।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दवा छिड़काव से क्षतिग्रस्त हुई सोयाबीन की फसल का मौके पर किया निरीक्षण। कृषि मंत्री ने किसानों को हर संभव मदद और संबंधित दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना। योजना के तहत युवाओं और किसानों को देसी नस्ल की गिर, साहिवाल, थर पाकर नस्ल की गायों की डेयरी खोलने के लिए दिया जाएगा अनुदान। पहाड़ों से मैदानों तक मानसून सक्रिय। उत्तर प्रदेश में 21 से 23 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की संभावना। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब। जल जीवन मिशन के पूरे हुए 6 साल। लक्ष्य है हर ग्रामीण के घर में नल से स्वच्छ जल। 6 साल बाद ये संकल्प बन गया है जल क्रांति। दुनिया के लिए बन चुका है एक मिसाल। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।